हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने 80 CCE तक अपने जो सेक्शंस हैं उन्हें कवर कर लिया था। आज की क्लास में करते हैं बेटा बैलेंस सेक्शंस को। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, सेक्शन 80D की बात करते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेक्शन 80D। अब एसएससी को डिडक्शन क्या मिल रही है बेटा? मेडिकल इंश्योरेंस कराया है एसएससी ने, उसका प्रीमियम पे कर रहा है, प्रीमियम के लिए डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80D में। ठीक है, ये जो डिडक्शन मिला करती है बेटा, ये इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिला करती है। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ डिडक्शन इज नॉट अलाउड। बात करते हैं मैक्सिमम अमाउंट की, कि मैक्सिमम अमाउंट की डिडक्शन कितनी मिलती है सेक्शन में। तो अगर इंडिविजुअल अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए बेटा प्रीमियम पे कर रहा है मेडिकल इंश्योरेंस का, तो 25,000 की मैक्सिमम डिडक्शन उसे मिल जाएगी। इन केस अपने पेरेंट्स के लिए प्रीमियम पे कर रहा है तो एडिशनल डिडक्शन 25,000 की मिल जाएगी। लेकिन अगर पेरेंट्स एसएससी के सीनियर सिटीजन है तो बेटा एडिशनल डिडक्शन जो मिलेगी एसएससी को, वो मिलेगी 50,000 की। एक बात यहां पर ध्यान देना बेटा, पेरेंट्स एसएससी पर डिपेंडेंट हो या ना हो, एसएससी को डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। साथ ही यहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी एक डिडक्शन मिला करती है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो डिडक्शन मिलती है बेटा, वो मिलती है 5,000 की। ये जो 5,000 की डिडक्शन है बेटा, जो डिडक्शन हमने अभी पढ़ी 25,000 इंडिविजुअल और उसकी फैमिली के लिए, और पेरेंट्स के लिए जो मिला करती है 25,000 या 50,000 एज द केस में भी, उसमें ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। यानी क्रक्स में अगर कहें तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को अपनी फैमिली या अपने लिए, वो है बेटा 25,000। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी उसमें इंक्लूडेड हो गया और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी उसमें इंक्लूडेड हो गया। ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए वो डिडक्शन लेना चाहता है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितने मिलेगी? 25,000 अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, और अगर पेरेंट्स बेटा सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 की उसे डिडक्शन मिलेगी, जिसमें 5,000 रुपीज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इतना समझ आ गया बेटा? दूसरी बात, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अमाउंट है दैट इज 5,000 रुपीज, उसे एसएससी कैश में पे कर सकता है। लेकिन जो अदर मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है, एसएससी उसे कैश में पे नहीं कर सकता। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसकी पेमेंट उसे अदर देन कैश मोड में ही करनी पड़ेगी, तभी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80D में। ठीक है बेटा, ये था इंडिविजुअल के लिए। बात करते हैं अब एचयूएफ के लिए। तो एचयूएफ को जो डिडक्शन मिला करती है अपने मेंबर के लिए, अगर वो मेडिकल इंश्योरेंस करा रहा है और उसका प्रीमियम वो पे करता है, तो बेटा उसे डिडक्शन मिल जाती है 25,000 की। इन केस अगर एचयूएफ का कोई फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में एचयूएफ को जो रिडक्शन मिलेगी बेटा, वो मिल जाएगी 50,000 की। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटा अदर कंडीशंस की। तो अदर कंडीशन क्या स्पेसिफाई करती हैं कि जो प्रीमियम पे कर रहा है एसएससी, वो कैश में पे नहीं करेगा, अदर देन कैश में पे करेगा। और जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो एसएससी ने ली है, वो मेडिकल स्कीम होनी चाहिए, शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम मेड इन दिस बिहाफ बाय नंबर 1, यानी बेसिकली अप्रूव्ड होनी चाहिए वो स्कीम। किसके थ्रू? द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। जो जीआईसी है बेटा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके रूल्स या प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए। साथ ही अप्रूव्ड होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। एनी अदर इंश्योरर एंड अप्रूव्ड बाय IRDA, अगर कोई और अदर इंश्योरर है तो उस केस में IRDA के थ्रू अप्रूव्ड होनी चाहिए। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 6, मिस्टर ए, एज 40 years, paid medical insurance premium of rupees 20,000 during the previous year 2019-20 to ensure his health as well as health of his spouse। मिस्टर ए बेटा 40 ईयर्स की एज है, उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है 20,000 का, जिसमें उन्होंने इंश्योरेंस अपने लिए लिया हुआ है सेल्फ, और अपनी स्पाउस के लिए। ठीक है बेटा, He also paid medical insurance premium of 47,000 during the year
टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर, जिनकी एज कितनी है 63 ईयर्स, हु इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। मिस्टर ए ने बेटा एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और पे किया है 47,000 रुपीज़ का। ये पे किया है बेटा उन्होंने अपने फादर के लिए, जिनकी एज 63 ईयर्स की है और वो डिपेंडेंट नहीं है मिस्टर ए पर, ठीक है। ही कंट्रीब्यूटेड रुपीज़ 3,600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द ईयर। मिस्टर ए ने बेटा 3,600 कंट्रीब्यूट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में। He has incurred 3,000 in cash on preventive health checkup of himself and his spouse and rupees 4,000 by check on preventive health checkup of his father. मिस्टर ए ने बेटा 3,000 रुपीज़ जो है कैश में इनकर्ड की है, किसके लिए? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, अपने और अपनी स्पाउस के लिए। और 4,000 जो इनकर किए हैं वो किसके लिए किए बेटा? अपने फादर के लिए किए हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर। और ये जो पेमेंट की है 4,000 की, ये चेक के थ्रू की है। समझ आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट, compute the deduction allowable under section 80D for the assessment year 2020-21। अब हमें जो कंप्यूट करनी है बेटा वो डिडक्शन कंप्यूट करनी है अंडर सेक्शन 80D में असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। तो याद करिए बेटा प्रोविजन 80D के क्या बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल है अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कितनी डिडक्शन ले सकता है 25,000 की, जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की भी अमाउंट इंक्लूडेड है। दूसरा, अपने पेरेंट्स के लिए वो कितनी डिडक्शन ले सकता है 25,000 की एडिशनल डिडक्शन ले सकता है अगर सीनियर सिटीजन नहीं है पेरेंट्स। अगर सीनियर सिटीजन है तो वो डिडक्शन कितनी ले सकता है 50,000 की एडिशनल डिडक्शन ले सकता है। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है? सीनियर सिटीजन का मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं वो रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया में, प्लस उनकी जो एज है 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब अप्लाई करिए फटाफट से प्रोविजन। सॉल्यूशन यहीं पे कर लेते हैं, देख लिए। डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80D फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, प्रीमियम पेड एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। एक तरफ है बेटा एक्चुअल पेमेंट और एक है मैक्सिमम डिडक्शन अलाउबल। असेसी ने कितना प्रीमियम पे किया है अपने लिए और अपने स्पाउस के लिए 20,000। CGHS में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? CGS क्या है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, 3,600 का उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर कितना एक्सपेंस इनकर्ड किया उसने? 3,000 के। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा? 26,600। याद करिए लिमिट यहाँ पर डिडक्शन की कितनी अवेलेबल है? वो है 25,000। तो इस केस में असेसी को अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कितनी मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी? 25,000 की। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीमियम पेड ऑन मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फादर हु इज अ सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लिए बेटा तो मेडिक्लेम कितना प्रीमियम पे किया है असेसी ने अपने फादर के लिए? 47,000 बेटा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितने का कराया था? 4,000 का। तो इसका टोटल कितना आता है? इसका टोटल आता है 51,000। लेकिन डिडक्शन कितनी मिलेगी एडिशनल? सीनियर सिटीजन अगर पेरेंट है तो 50,000 की मिल जाएगी, जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये अमाउंट आती है हमारी 50,000 तक। तो टोटल डिडक्शन 80D में असेसी को कितनी मिली? ये मिली 75,000। 50,000 ये मिले बेटा पेरेंट्स के लिए और 25,000 अपनी और अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, समझ आ गया इतना प्रोविजन। अब बात करते हैं बेटा एक एडिशनल प्रोविजन की जो डिफाइन करता है सेक्शन 80D सबसेक्शन 4 कैपिटल ए। क्या बात करता है ये सेक्शन, आइए समझिए। डिडक्शन वेयर प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इज पेड इन लम सम। अगर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लमसम में पे कर दिया गया है तो उस केस में डिडक्शन कितनी मिलेगी? हाल ही के कुछ सालों में क्या हुआ बेटा, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या शुरू किया कि जो प्रीमियम है असेसी उन्हें लमसम में भी पेमेंट कर सकता है। बेसिकली जो असेसीज है बेटा कंपनीज क्या कर रही है, उनकी हेडेक खत्म कर रही है कि असेसी को बार बार प्रीमियम ना करना पड़े, वन टाइम वो प्रीमियम पे कर दे फिर अपने डिडक्शन लेता रहे अंडर सेक्शन 80D में। इस प्रीमियम को बोला जाता है बेटा लमसम प्रीमियम। तो उसके रिगार्डिंग डिडक्शन कैसे मिलती है समझिए। एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ लमसम प्रीमियम अलाउबल एज डिडक्शन। एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन जो होगा बेटा लमसम प्रीमियम का वो अलाउ कर दिया जाएगा डिडक्शन का। अब ये सर एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन क्या होता है तो मैं समझाता हूँ बेटा, लेकिन पहले समझ लीजिए डिडक्शन किसके लिए मिल रही है। इन अ केस वेयर मेडिक्लेम प्रीमियम इज पेड इन लमसम फॉर मोर देन 1 ईयर। उस केस में जहाँ पर मेडिकल प्रीमियम जो है बेटा लमसम में पे किया जा रहा है और कितने सालों के लिए पे किया जा रहा है? मोर देन 1 ईयर के लिए पे किया जा रहा है। कौन पे कर रहा है? एन इंडिविजुअल
टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन हिज हेल्थ और हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स। इंडिविजुअल पे कर रहा है बेटा अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट, HUF टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। जो असेसी हमारे प्रीवियस थे वो ही असेसी यहाँ पर है। इंडिविजुअल हैं अपने और अपनी फैमिली के लिए, और HUF हैं अपने मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए। Then the deduction allowable under this section for each of the relevant previous year would be equal to the appropriate fraction of such a lump sum payment। तो डिडक्शन जो अलाउ की जाएगी वो कितनी अलाउ की जाएगी, वो अलाउ हो जाएगी इक्वल टू द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ सच लम्प सम पेमेंट। अब देखते हैं बेटा ये अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन क्या है। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि प्रोविजन कहना क्या चाहता है। देखिए सपोज बेटा एक इंडिविजुअल है, अक्षय कुमार उनका नाम है, ठीक है। ये अक्षय कुमार क्या करते हैं, एक मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं बेटा। मेडिकल इंश्योरेंस इन्होंने लिया, और ये कब लिया इन्होंने, ये लिया बेटा प्रीवियस ईयर 2019-20 में ये लिया, ठीक है। पेमेंट जो कर रहे हैं अक्षय कुमार वो कर रहे हैं बेटा 90,000 की, 90,000 ये प्रीमियम की अमाउंट है, और ये लमसम इन्होंने पे कर दिया। और जो मेडिकल इंश्योरेंस बेटा मिला वो मिला इन्हें नेक्स्ट 3 इयर्स का, अगले 3 सालों का मिल गया 90,000, ठीक है। जिसमें प्रीवियस ईयर कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, एक आ जाएगा 2021, दूसरा 21-22, तीसरा 22-23, ठीक है। ये 3 प्रीवियस ईयर आ गए। अब एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन क्या है, तो लॉ बात करता है सिंपल। अब एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन क्या है, तो लॉ क्या बात करता है बेटा, देखिए लॉ बात करता है एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा 1 को डिवाइड करिए उतने नंबर ऑफ ईयर्स से जितने नंबर ऑफ ईयर्स का मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है। कितने सालों का मिल रहा है बेटा, इस केस में 3 सालों का मिल रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.333, यानी हम कहें तो ये हो जाएगा 0.33 और ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। इसे बोला जाता है एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन, ये होता है एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन। अब डिडक्शन कितने मिलेगी, तो 90,000 बेटा पूरी प्रीमियम की पेमेंट की गई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन से, कितना आएगा ये आएगा सर 30,000, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे तो आप 30,000 ये आ जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको करना है जितना भी प्रीमियम पे किया गया है और मेडिकल इंश्योरेंस उस प्रीमियम के अगेंस्ट जितने भी सालों का मिला है उससे डिवाइड कर दीजिए। 90,000 है बेटा, 90,000 को सिंपल 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 30,000, ठीक है। तो आप इसे सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो लॉ ने बताया है वो ऐसे बताया जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्जाम में जो है सिंप्लिसिटी की अप्रोच लगाना, 90,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देना अगर 3 सालों का है और प्रीमियम जो 90,000 है तब। यहाँ पर हमारा सेक्शन 80D कंप्लीट होता है बेटा, हमने इसके एक एग्जाम्पल से भी समझा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 80DD की, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिजेबल्ड। सेक्शन 80DD, 80DD से आप बेटा डिपेंडेंट डिजेबल को लिंक कर सकते हैं। सेक्शन में भी 2 बार DD है, और ये जो सेक्शन डिडक्शन प्रोवाइड कराता है, ये डिडक्शन प्रोवाइड कराता है मेडिकल एक्सपेंडिचर की इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ डिपेंडेंट डिजेबल्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे लिंक भी कर सकते हैं। इस सेक्शन में जो रिडक्शन प्रोवाइड कराई जाती है बेटा वो प्रोवाइड कराई जाती है इंडिविजुअल और सिर्फ HUF को। अदर देन इंडिविजुअल और HUF है तो ये रिडक्शन अवेलेबल नहीं होती। तो आइए बेटा डिपेंडेंट का मतलब लॉ ने डिफाइन किया है। इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट का मतलब हो जाएगा द स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल हु इज होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच इंडिविजुअल and not claim deduction under section 80U in the computation of his income। तो इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट का मतलब है उसकी स्पाउस या उसके चिल्ड्रन या पेरेंट्स या ब्रदर या सिस्टर जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट होने चाहिए इंडिविजुअल पर। और साथ ही बेटा इन डिपेंडेंट्स ने स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर या सिस्टर इन्होंने बेटा सेक्शन 80U में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं की हो, तभी बेटा वो डिपेंडेंट कहलाएंगे सेक्शन 80DD के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट HUF,
a member of the HUF, wholly or mainly dependent on such HUF, and not claim deduction under section 80U in the computation of his income. HUF का मेंबर है बेटा जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है HUF के ऊपर, और साथ ही बेटा उस मेंबर ने सेक्शन 80U की जो डिडक्शन है वो क्लेम ना की हो। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है बेटा वो होता है कि सर ये डिजेबल्ड क्या है। तो डिजेबल्ड का मतलब यहाँ पर बेटा डिजेबिलिटी से है। जैसे असेसी कोई हैंडीकैप है, या बेटा वो मेंटल इलनेस है, उसे कोई ऑटिज्म से ग्रसित है, या बेटा ब्लाइंडनेस है, या कोई लो विजन है, तो ऐसी जो है इसमें डिजेबिलिटी की बात की गई है। जैसे बात करें बेटा एक एग्जाम्पल की, एक इंडिविजुअल है और इनका जो चाइल्ड है वो बेटा ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस से ग्रसित है वो। तो इस केस में ये जो इंडिविजुअल है अपने चाइल्ड पर जो एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे, कौन सा एक्सपेंडिचर, जो स्पेसिफाई किया है सेक्शन 80DD में, तो उस एक्सपेंडिचर की जो डिडक्शन है इस इंडिविजुअल को मिल जाएगी सेक्शन 80DD में। ये प्रोविजन है बेटा सेक्शन 80DD का। आइए पढ़ते हैं प्रोविजन। एलिजिबल एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF जैसे हमने बात की। पेमेंट्स क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन, अब कौन सी वो पेमेंट्स हैं जो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करती हैं। नंबर 1, एनी अमाउंट incurred for the medical treatment including nursing, training and rehabilitation of a dependent being a person with disability। अब डिपेंडेंट के लिए जो इंडिविजुअल है बेटा इनकर कर रहा है एक्सपेंस मेडिकल ट्रीटमेंट पर उसके, जिसमें नर्सिंग को भी इंक्लूड कर लिया गया है, ट्रेनिंग करा रहा है या रिहेबिलिटेशन करा रहा है डिपेंडेंट की, तो वो बेटा पेमेंट क्वालिफाई करती है डिडक्शन के लिए। नेक्स्ट, और या इंडिविजुअल क्या कर रहा है, paid or deposited under a scheme framed in this behalf by the LIC or any other insurer or the administrator or the specified company as referred to in section 2 subsection H of the UTI for the maintenance of a dependent being a person with disability। अब इंडिविजुअल देखिए बेटा अमाउंट को डिपॉजिट करा रहा है एक ऐसी स्कीम में जो डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए बनी हुई है, और ये स्कीम कौन लेके आया, ये स्कीम लेके आया है LIC या कोई अदर इंश्योरर लेके आया है, या बेटा UTI के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लेके आए हैं, और इस स्कीम से जो अमाउंट मिलेगी वो किस लिए मिलेगी, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, तो उसकी भी डिडक्शन असेसी को मिल जाएगी। समझ आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट बी पॉइंट, the scheme should provide for payment of annuity or a lump sum amount for the benefit of dependent in the event of the death of the individual or member of HUF in whose name subscription was made, and the assessee must nominate either the dependent or any other person or trust to receive the payment on his behalf for the benefit of dependent being a person with disability। देखिए क्लॉज भी क्या बात करता है कि जिस स्कीम में बेटा अमाउंट डिपॉजिट कराई गई है इंडिविजुअल के थ्रू, इन केस उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, तो जब डेथ हो जाएगी इंडिविजुअल की, उस स्कीम के थ्रू एन्युटी की अमाउंट प्रोवाइड कराई जाएगी या लमसम अमाउंट प्रोवाइड करा दी जाएगी फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट। ठीक है, साथ ही वो बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल है बेटा उसके नेम पर सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा, और असेसी जो है नॉमिनेट करेगा, या तो डिपेंडेंट को नॉमिनेट कर देगा या किसी दूसरे पर्सन को नॉमिनेट कर देगा, जो पर्सन रिसीव करेगा अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। ठीक है, इतना समझ आ गया। क्लॉज सी, the benefit of deduction under this section is also available to assessees incurring expenditure on maintenance including medical treatment of persons suffering from autism, cerebral palsy and multiple disabilities। सेक्शन की एक्सटेंशन के बारे में बात की जा रही है। लॉ बात करता है सेक्शन 80DD की डिडक्शन जो है उस केसेस में भी मिल जाएगी जहां पर असेसी एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है ऑन द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, जिसमें बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट को भी कंसिडर कर लिया गया है, और वो डिपेंडेंट जो है बेटा वो सफर्ड होना चाहिए या तो ऑटिज्म से हो या सेरेब्रल पैलिसी से हो या मल्टीपल डिसेबिलिटी से हो। अब बात करते हैं क्वांटम ऑफ डिडक्शन, यानी कितनी डिडक्शन मिल जाएगी। तो लॉ बात करता है द क्वांटम ऑफ डिडक्शन इज 75,000 एंड इन अ केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी द डिडक्शन शेल बी 1,25,000। जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी बेटा वो मिलेगी 75,000 की, और इन केस अगर जो डिपेंडेंट है उसकी डिसेबिलिटी 80% या उससे ज़्यादा है, यानी वो सीवियर डिसेबल है, तो उस केस में डिडक्शन जो है बेटा 1,25,000 तक मिल जाएगी। ये 80% से ज़्यादा है या कम है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए बेटा सेक्शन रिक्वायर करता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है असेसी को लगाने पड़ेंगे जब वो क्लेम करेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। मेडिकल अथॉरिटी से बेटा असेसी को सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा जिसमें ये डिफाइन किया गया होगा कि हाँ डिपेंडेंट पर्सन जो है वो डिसेबिलिटी से ग्रसित है।
कितनी डिसेबिलिटी है वो सर्टिफिकेट में मेंशन ऑलरेडी की जाएगी। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कंडीशंस। For claiming the deduction, the assessee shall have to furnish a copy of certificate issued by medical authority under the person with disabilities। जैसे कि हमने बात की बेटा, इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने के लिए असेसी को बेटा सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी पड़ेगी, और वो सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? मेडिकल अथॉरिटी इशू करेगी। नेक्स्ट, वेयर द कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर reassessment, a fresh certificate from the medical authority shall have to be obtained after the expiry of period mentioned in the original certificate in order to continue to claim the deduction। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इन केस जो डिसेबिलिटी है उसमें रीअसेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, यानी उसके चेक होना रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में बेटा फ्रेश सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। मेडिकल अथॉरिटी फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि ये जो डिपेंडेंट पर्सन है इसकी डिसेबिलिटी अब कितनी हो गई है या ये कितना डिसेबल्ड है, ये सारी उसमें डिटेल लगेंगी। और जो असेसी है उसे जब अपनी ITR फाइल करेगा, रिटर्न ऑफ इनकम, उसके साथ बेटा इसकी कॉपी जो है अटैच करनी पड़ेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं 80DD का फटाफट से। मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल, ही डिपॉजिट्स अ सम ऑफ ₹50,000 विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एवरी ईयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज हैंडीकैप्ड ग्रैंडफादर हु इज होली डिपेंडेंट अपॉन हिम। The disability is one which comes under the Person with Disabilities Act 1995. A copy of certificate from the medical authority is submitted. Compute the amount of deduction available under section 80DD for the assessment year 2021। तो बेटा याद करिए जरा, क्या डिपेंडेंट की डेफिनेशन में ग्रैंडफादर आते थे? आंसर इज नो। केवल स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर ही डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आते थे इंडिविजुअल के लिए, और HUF के लिए मेंबर आया करते थे। तो इस केस में बेटा ग्रैंडफादर के लिए अगर इंडिविजुअल एक्सपेंस इनकर कर रहा है तो उसकी डिडक्शन उसे 80DD में नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा 80DDB की, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एटसेट्रा, सेक्शन 80DDB। तो नंबर 1 बात करते हैं बेटा, एलिजिबल असेसी कौन है? एलिजिबल असेसी बेटा इस केस में भी इंडिविजुअल और HUF है। बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF, डिडक्शन जो मिलेगी वो किस रेस्पेक्ट में मिलेगी? डिडक्शन जो मिलती है इंडिविजुअल को या HUF को वो मिला करती है फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हिमसेल्फ और ए डिपेंडेंट। या तो इंडिविजुअल या HUF अपने ऊपर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है या किसी डिपेंडेंट पर कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जितना भी उसने एक्सपेंडिचर किया उसकी डिडक्शन उसे मिल जाया करती है। डिपेंडेंट का मीनिंग क्या है सर? डिपेंडेंट का मीनिंग सेम है बेटा जो हमने 80DD में पढ़ा था। ठीक है, अब क्वेश्चन जो अराइज होता है यहाँ पर ये होता है कि सर जैसे हमने सेक्शन 80DD पढ़ा था तो वहाँ पर क्वांटम ऑफ डिडक्शन दिया हुआ था, यहाँ पर भी कोई लिमिट प्रोवाइड की गई है? आंसर इज यस। यहाँ पर बेटा 40,000 की लिमिट प्रोवाइड कराई गई है। इन केस अगर डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन है तो उस केस में बेटा ये जो अमाउंट होती है वो हो जाती है 1 लाख। लेकिन ध्यान देना बेटा, कंडीशन यहाँ पर क्या है क्लेम करने की? लॉ ने बात की है अमाउंट एक्चुअली पे होनी चाहिए फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। जब तक अमाउंट एक्चुअली पेड नहीं होगी डिडक्शन बेटा इस सेक्शन में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं बेटा, सेक्शन 80E। ये जो डिडक्शन मिला करती है बेटा, ये मिला करती है इंटरेस्ट की डिडक्शन। असेसी ने कोई लोन लिया था हायर एजुकेशन के लिए, उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसकी डिडक्शन मिल जाया करती है सेक्शन 80E में। बात करते हैं बेटा एलिजिबल असेसी की, तो एलिजिबल असेसी इस केस में सिर्फ और सिर्फ बेटा इंडिविजुअल असेसी है। ये जो रिडक्शन मिलेगी ये सिर्फ और सिर्फ किसे मिलेगी? ओनली टू इंडिविजुअल। HUF को ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, अदर देन इंडिविजुअल कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन पढ़ा 80DD 80DDB, वहाँ पर HUF भी था, लेकिन इस केस में बेटा HUF को कोई भी डिडक्शन ये अवेलेबल नहीं है। कंडीशन क्या है? कंडीशन की बात करते हैं। Loan must have been taken for the purpose of pursuing his higher education or for the purpose of higher education of his or her relative। तो कंडीशन ये है बेटा कि जो लोन लिया है इंडिविजुअल असेसी ने वो किस लिए लिया हो? हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए लिया हो, या अपने किसी रिलेटिव को हायर एजुकेशन परस्यू करानी थी उसके लिए उसने लोन लिया हो। अब यहाँ पर बेटा 2 चीज़ें और समझिए। नंबर 1, रिलेटिव क्या होता है, और दूसरी बात, क्या जो ये लोन लिया है असेसी ने इसके लिए भी कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी है या किसी भी पर्सन से वो लोन लेकर ये डिडक्शन ले सकता है? तो सबसे पहले बेटा मैं समझाता हूँ आपको मीनिंग ऑफ रिलेटिव। लॉ ने बताया है कि जो स्पाउस है इंडिविजुअल की, या चिल्ड्रन है इंडिविजुअल के, या स्टूडेंट है जिसका इंडिविजुअल लीगल गार्डियन है, वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, लोन कहाँ से लेना चाहिए? तो लॉ स्पेसिफाई करता है जो लोन लेगा एसएससी वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगा या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लेगा। दो इंस्टीट्यूशन बेटा ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। दोनों इंस्टीट्यूशन के अलावा एसएससी अगर लोन लेता है हायर एजुकेशन के लिए तो उसे इंटरेस्ट की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E नहीं मिलेगी। चलिए मैं एक बार आपको अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब समझा देता हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है सिंपल बेटा बैंकिंग कंपनी जिस पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई होता हो, यानी जितने भी बैंक्स हैं आमतौर पर उनकी बात की जा रही है। दूसरा, कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा नोटिफाई कर रखा हो अपने ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। ये हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? तो अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का मतलब है बेटा वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन जिसे रेफर किया गया है अंडर सेक्शन 80G सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में। वहां पर जो है बेटा रेफर जो कर रखा है उन इंस्टीट्यूशन को किया हुआ है जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C में आते हैं। ठीक है, तो एसएससी को अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेना चाहिए। अपने रिलेटिव के लिए या अपने लिए वो लोन ले सकता है। हायर एजुकेशन के लिए लोन पर दिए जाने वाला जो इंटरेस्ट है उसकी उसे डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80E। लेकिन कुछ बातें और समझिए। सबसे पहली बात कि सर ये हायर एजुकेशन क्या होता है? तो लॉ सिंपल डिफाइन करता है बेटा हायर एजुकेशन का मतलब होता है वो एजुकेशन जो परस्यू की जाती है आफ्टर क्लास 12 किसी भी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना? यहाँ पर बेटा देखिए डिडक्शन पर कोई कैप लगाई हुई है क्या? आंसर इज नो। कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं की हुई है डिडक्शन के रिगार्डिंग। बेटा यहाँ पर पीरियड ऑफ डिडक्शन जो है उस पर लिमिट लगा दी गई है। तो लो बात करता है जिस प्रीवियस ईयर में एसएससी इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है प्लस उससे जो नेक्स्ट 7 और प्रीवियस ईयर होंगे वहां तक एसएससी को बेटा पीरियड अलाउ कर दिया गया, यानी टोटल 8 साल दिए गए हैं एसएससी को कि 8 साल के अंदर अंदर उसे डिडक्शन मिल जाएगी। इन केस एसएससी जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है वो 8 साल से ज़्यादा का पीरियड है बेटा, तो उस केस में मैक्सिमम कितने साल के लिए डिडक्शन मिलेगी? ओनली फॉर 8 ईयर्स। यानी अगर हम बात कहें द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच एक्चुअली इंटरेस्ट पेड बाय द एसएससी और 8 ईयर्स जो पहले हो जाएगा बेटा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, पीरियड ऑफ डिडक्शन एक बार मैं आपको लैंग्वेज पढ़ा देता हूं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लैंग्वेज समझिए क्या लिखी है पीरियड ऑफ डिडक्शन में। द डिडक्शन इज अलाउड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनिशियल असेसमेंट ईयर एंड 7 assessment years immediately succeeding the initial assessment year or until the interest is paid in full by the assessee whichever is earlier। देखिए क्या बात कर रहे हैं लोग, डिडक्शन जो अलाउ की जाएगी वो कब की जाएगी? द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच assessee स्टार्ट पेइंग द इंटरेस्ट ऑन लोन। उस असेसमेंट ईयर में जो रेलिवेंट है जिस प्रीवियस ईयर में assessee ने इंटरेस्ट की पेमेंट की, और 7 अगले और असेसमेंट ईयर, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 8 साल हो गए। ठीक है, यानी जिस साल इंटरेस्ट पे कर रहा है उसमें तो डिडक्शन मिलेगी, अगले 7 सालों में और डिडक्शन मिल जाएगी। टोटल पीरियड हो गया 8 साल का। चलिए बेटा एक एग्जांपल है छोटा सा, फटाफट से करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, मिस्टर बी हैज टेकन 3 एजुकेशन लोन अप्रैल 1, 2019, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। लोन 1, लोन 2, लोन 3। फॉर विच एजुकेशन लोन वाज टेकन? बी ने अपने लिए लिया है बेटा फर्स्ट, लोन 2 लिया है अपने लड़के के लिए, और लोन 3 लिया है अपनी डॉटर के लिए। दोनों पर्सन बेटा रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होते हैं, सन और डॉटर। आंसर इज यस। और अपने लिए तो वो ले ही सकता है, कोई मनाही नहीं है। पर्पस ऑफ लोन क्या है बेटा? MBA, BSc, BA। 12th क्लास के बाद किए जाते हैं सारे के सारे कोर्सेज। यस। अमाउंट ऑफ लोन 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख। एनुअल रीपेमेंट ऑफ लोन 1,40,000, 80,000। एनुअल रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जो कंसर्न है 80E में इससे है। इंटरेस्ट की रीपेमेंट कितनी की जा रही है? 20,000, 10,000, 18,000। तीनों की डिडक्शन मिल जाएगी बेटा। कोई भी वहां पर लिमिट स्पेसिफाई नहीं की अमाउंट की, सिर्फ क्या स्पेसिफाई किया है? ईयर्स के लिए लिमिट स्पेसिफाई कर दिए हैं कि मैक्सिमम 8 साल के लिए डिडक्शन मिल जाएगी। चलिए तीनों 30 + 18 48,000 की डिडक्शन मिल जाएगी 80E में मिस्टर बी को। चलिए बेटा नेक्स्ट सेक्शन 80EE, इसे बेटा मैं सेक्शन 24 से आपको रिलेट कराऊंगा, ध्यान से पढ़ना प्रोविजन क्या कहते हैं। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल। अब देखिए इंटरेस्ट की डिडक्शन दी जा रही है एसएससी को। एसएससी ने एक लोन बोरो किया था
हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी उसकी डिडक्शन मिल रही है 80EE में। लेकिन असेसी कौन है? इंडिविजुअल है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल है। ध्यान देना बेटा, सेक्शन 80E और 80EE अभी तक दोनों हमने पढ़े, इंडिविजुअल को मिल रही है डिडक्शन। ठीक है। एलिजिबल असेसी, an individual who has taken a loan for acquisition of residential house property from any financial institution, interest payable on such loan would qualify for deduction under this section. एक्विजिशन करता है बेटा असेसी, लोन लेकर एक हाउस प्रॉपर्टी का, और वो लोन कहाँ से लिया उसने? एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है सर? जो 80E में पढ़े थे बेटा, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, लेकिन एक और इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐड कर दिया गया है एक्स्ट्रा। वो कौन है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है। कंडीशन क्या है बेटा? तो देखिए कंडीशन क्या है। असेसी को जो एक्वायर करना है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू जो होगी बेटा वो अप टू 50 लाख होगी। 50 लाख से एक्सीड करेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी 80EE में। असेसी शुड नॉट ऑन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। असेसी के पास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। ये बात ड्यान करना बेटा, जिस दिन लोन सैंक्शन हो रहा है उस दिन उसके पास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, लोन शुड बी सैंक्शनड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2016 और 17। लोन जो सैंक्शनड होना चाहिए बेटा वो कब होना चाहिए? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2016 और 17 में वो लोन जो है बेटा सैंक्शन होना चाहिए, यानी पास होना चाहिए। अब क्वेश्चन जो अराइज होता है बेटा वो ये होता है कि सर अब तो प्रीवियस ईयर 2021 चल रहा है और एग्जाम में हमारे लिए प्रीवियस ईयर 2019-20 है, ये प्रीवियस ईयर 16-17 कहाँ से आ गया? तो बेटा समझिए क्या बात करता है सेक्शन बात कर रहा है कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है बेटा, वो लोन लेता है बैंक से। ठीक है। किस पर्पस के लिए ले रहा है बेटा? एक्वायर करनी है उसे बेटा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। तो लो यहाँ पर बात करता है बेटा, ये जो इंडिविजुअल है इसे लोन जो है कब तक ले लेना चाहिए? 2016 और 17 तक ले लेना चाहिए। आज की डेट में बात करें हम कि जो इंडिविजुअल 80E में डिडक्शन लेना चाहते हैं उन्हें 2016 या 17 प्रीवियस ईयर तक लोन ले लेना चाहिए था। ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो बताएंगे कि एक इंडिविजुअल है, उसने लोन ले रखा है 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है बेटा, और उस पर इंटरेस्ट की वो पेमेंट कर रहा है 20,000 की, एनुअल इंटरेस्ट जो है 20,000 की पेमेंट कर रहा है, तो क्या उसे रिडक्शन मिल जाएगी 80E में? आंसर इज नो, नहीं मिलेगी बेटा। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि प्रीवियस ईयर 2016-17 असेसी को लोन ले लेना चाहिए था, तभी ये रिडक्शन मिल जाएगी। समझ आ गया आपको? चलिए अदर कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, लोन सैंक्शनड अप टू 35 लाख। तो 4 कंडीशन हो गई बेटा। सबसे पहली कंडीशन क्या है? असेसी की जो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? अप टू 50 लाख होनी चाहिए। लोन जो सैंक्शन करा रहा है असेसी वो कब कराएगा? प्रीवियस ईयर 16-17 में कराएगा, और जिस डेट को वो लोन सैंक्शन करा रहा है उसके पास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, लोन जो सैंक्शन कराएगा वो कितनी अमाउंट का कराएगा? अप टू 35 लाख का ही वो लोन सैंक्शन करा सकता है। समझ आ गया इतनी बात? नेक्स्ट, पीरियड ऑफ बेनिफिट। The benefit of deduction under this section would be available till the repayment of loan continues. अब यहाँ पर पीरियड ऑफ बेनिफिट क्या है? जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता असेसी का तब तक वो इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80EE में। ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटम ऑफ डिडक्शन। द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउबल इज ₹50,000। अब मैं आपको बेटा 80E और 80EE में थोड़ा सा कंपेयर कराना चाहता हूँ। 80E में याद करिए वहां पर पीरियड जो था बेटा वो स्पेसिफाई कर दिया गया था, 8 सालों का पीरियड स्पेसिफाई कर दिया था, या जो एक्चुअल ईयर्स है विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम साल हो जाएंगे उसमें असेसी को इंटरेस्ट की रिडक्शन मिल जाया करती थी। यहाँ पर पीरियड क्या है बेटा? यहाँ पर पीरियड है जब तक रिपेमेंट नहीं हो जाती लोन की तब तक इंटरेस्ट जो है उसकी रिडक्शन इस सेक्शन में मिल जाएगी। लेकिन मेन कंसेप्ट देखिए बेटा, वहाँ पर पीरियड पर लिमिट थी, अमाउंट पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई। यहाँ पर पीरियड पर लिमिट नहीं है, अमाउंट के ऊपर लिमिट लगा दी। समझ आ गया आपको?
यानी इनकम टैक्स एक्ट जो है अगर कोई लिबरल कर रहा है प्रोविजन तो उसके कंपैरेटिव कुछ ना कुछ बेटा स्ट्रिक्ट भी करेगा। ठीक है, समझ आ गया। मैंने जब सेक्शन स्टार्ट कराया था आपको बोला था सेक्शन 24 के प्रोविजन से मैं लिंक कराऊंगा। याद करिए बेटा सेक्शन 24 के प्रोविजन क्या बात करते थे? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर एसएससी एक्वायर करता है या कंस्ट्रक्ट करता है अपनी हाउस प्रॉपर्टी और उस हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो बेटा लोन लेता है, तो लोन पर जो इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट थी वहां पर कितनी थी बेटा? 2 लाख थी। याद आ गया आपको? यानी एसएससी वहां पर भी डिडक्शन ले रहा है बेटा 2 लाख की। यहां पर क्या अलग 50,000 की वो डिडक्शन ले रहा है? आंसर इज यस। यहां पर बेटा 50,000 की उसे डिडक्शन मिल जाएगी और इन केस अगर 50,000 से ज्यादा का है इंटरेस्ट तो बैलेंस जो है बेटा वो सेक्शन 24 में उसकी डिडक्शन ले सकता है। समझ आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब डिफाइन किया गया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब है एक पब्लिक कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है इंडिया में और जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? फाइनेंस प्रोवाइड कराना है। किस नेचर के? लॉन्ग टर्म, फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेज इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। मिस्टर ए परचेज करते हैं एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹45 लाख ऑन 1/4/2017। मिस्टर ए बेटा परचेज कर रहे हैं एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए जिसकी कॉस्ट कितनी है? 45 लाख है। 1/4/2017 को ये परचेज कर रहे हैं, ध्यान देना। इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ ₹35 लाख फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम ऑन द सेम डेट। और मिस्टर ए ने बेटा उस हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक हाउसिंग लोन भी लिया है 35 लाख रुपीज का बैंक ऑफ इंडिया से, जिसका रेट कितना है? 11% पर एनम। द लोन वाज सैंक्शनड ऑन 28 मार्च 2017. Compute the eligible deduction in respect of interest on housing loan for assessment year 2021 under the provisions of Income Tax Act 1961, assuming that the entire loan was outstanding as on 31st March 20 and he does not own any other house property. लोन जो सैंक्शन हुआ है बेटा वो 28 मार्च 2017 को हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एलिजिबल डिडक्शन होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग लोन असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कंप्यूट करिए जरा, और ये मान के चलिए कि जो एंटायर लोन है वो आउटस्टैंडिंग था यानी रीपेमेंट नहीं हुई है इंटरेस्ट की और एसएससी के पास कोई भी अदर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखिए बेटा सेक्शन 80EE की डिडक्शन एसएससी को इस केस में मिल जाएगी क्या? 4 कंडीशन हुआ करती थी सेक्शन 80EE की, देखिए फुलफिल हो रही है क्या? नंबर 1, जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए अप टू 50 लाख। क्वेश्चन कितनी प्रोवाइड करा रहा है? 45 लाख। कंडीशन फर्स्ट फुलफिल हो गई। नंबर 2, जो लोन सैंक्शन होना चाहिए वो सैंक्शन होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर 2016-17। तो लोन सैंक्शन कब हो रहा है? 28 मार्च 2017। प्रीवियस ईयर 16-17 में फॉल कर रहा है। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन क्या थी? जो लोन सैंक्शन होना चाहिए अप टू 35 लाख तक का होना चाहिए। क्वेश्चन क्या प्रोवाइड करा रहा है? 35 लाख का सैंक्शन करा रहा है लोन का, ये भी फुलफिल हो गई। फोर्थ कंडीशन क्या थी? assessee should not own any residential house property on the date of sanction of loan। तो इस केस में देखिए, इस केस में क्वेश्चन बोल रहा है कि assessee does not own any other house property। चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो अब हम 80EE की मैक्सिमम डिडक्शन कितनी दे सकते हैं assessee को? इस केस में 50,000 की डिडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट कितना है? 35 लाख का 11% करिए, पहले 10% कर दीजिए बेटा, 3,50,000 आ गया, उसमें 35,000 ऐड कर दीजिए, 1% कितना हो गया? 3,85,000 हो गया। तो सर 3,85,000 टोटल इंटरेस्ट बना, जिसमें से 50,000 तो 80EE में मिल जाएंगे एसएससी को। बैलेंस कितने बचे? बैलेंस बचे सर 3,35,000। अब 3,35,000 में से कितनी डिडक्शन एसएससी और क्लेम कर सकता है? तो याद करिए बेटा सेक्शन 24, वहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख की जो है डिडक्शन मिल जाया करती थी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो 2 लाख की वहाँ मिल गई। टोटल इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिली एसएससी को? सेक्शन 24 में मिली 2 लाख और 80EE में मिली 50,000। 2,50,000 की टोटल मिली। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट सेक्शन 80EE, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये जो सेक्शन है बेटा ये सिमिलर टू सेक्शन 80EE है। यहाँ पर लेकिन बेटा कुछ डिफरेंसेस हैं, कौन से हैं जरा देख लेते हैं। 80EE में हमने बेटा 4 कंडीशन पढ़ी थी, इस सेक्शन में भी 4 कंडीशन है, लेकिन 4 में से 3 कंडीशन डिफरेंट है।
उन डिफरेंट कंडीशन को समझ लेते हैं, क्या बात करते हैं देखिए। कंडीशंस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अप टू 45 लाख। जो अर्लियर केस था 80EE वाला, वहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी बेटा, 50 लाख तक। यहां पर कितनी की जा रही है, 45 लाख। ठीक है। लोन शुड बी सैंक्शन बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन बात करती है जो लोन सैंक्शनड होना चाहिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा होना चाहिए, और किस प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, 1920 में होना चाहिए। वहाँ पर जो सैंक्शन किया जाता था लोन, वहाँ प्रीवियस ईयर 16-17 में किया जाता था, और ये कौन से प्रीवियस ईयर में किया जा रहा है, ये 1920 में किया जा रहा है। बेसिकली वो जो डिडक्शन आई थी बेटा वो प्रीवियस ईयर 16-17 में आई थी, ये डिडक्शन लेके आया बेटा फाइनेंस एक्ट 19। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, द इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। देखिए ये कंडीशन क्या बात करती है, जो इंडिविजुअल असेसी है वो बेटा 80EE को क्लेम नहीं करेगा, अगर 80EE वो क्लेम कर रहा है तो। नेक्स्ट कंडीशन दोनों में सेम है, 80EE में भी यही है और 80EE में भी यही है। द इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। इंडिविजुअल के पास बेटा कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। ठीक है। 4 ये कंडीशन हो गई बेटा। एक बात और समझिए, पीरियड ऑफ बेनिफिट सेम है, जो सेक्शन का वहां पर था वो यहां पर भी है कि जब तक लोन रीपेमेंट नहीं हो जाता तब तक इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है सेक्शन 80EE में मिल जाएगी। लेकिन सेक्शन 80EE में जो डिडक्शन मिला करती थी वो मैक्सिमम 50,000 की मिला करती थी। यहां पर जो डिडक्शन मिला करती है बेटा वो मिला करती है 1,50,000 की। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 1,50,000। ठीक है। और सेक्शन 24 को भी याद करिए, सेक्शन 24 में 2 लाख की डिडक्शन मिल जाती थी मैक्सिमम। ये जो डिडक्शन है 1,50,000 की, ये 2 लाख के अलावा है। यानी जैसे 80EE में हमने किया था 2,24,000 में मिल जाती थी डिडक्शन, और बाकी 50,000 की 80EE में मिल जाती थी। ऐसे ही यहाँ पर असेसी को 2 लाख की डिडक्शन जो मिल जाएगी सेक्शन 24 में, और 80EE में मिल जाएगी 1,50,000 की। ठीक है, समझ आ गया बेटा। बाकी सेम प्रोविजन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी मीनिंग वही है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का भी मीनिंग वही है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 80EB। ये भी सेक्शन बेटा फाइनेंस एक्ट 19 लेके आया है, तो इन सेक्शन को बेटा ज़्यादा ध्यान देना, ये नए सेक्शन आए हुए हैं। इस सेक्शन में क्या बताया गया है, बेसिकली बेटा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी सोच को इस सेक्शन के थ्रू आगे बढ़ाया गया है। मोदी जी चाहते हैं कि धीरे धीरे इंडिया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करना स्टार्ट करे, तो उसके लिए यहाँ पर बेटा डिडक्शन एक तरीके से प्रोवाइड कराई गई है। देखिए सेक्शन क्या बात करता है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए असेसी ने लोन लिया है, उस लोन पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, उस इंटरेस्ट की डिडक्शन दी जा रही है। ठीक है। असेसी कौन है यहाँ पर, इंडिविजुअल है बेटा। 4 सेक्शन हो गए बेटा कंटिन्यूस इंडिविजुअल पर जो एप्लीकेबल होते हैं, 80E, 80EE, 80EA और 80EB। ठीक है बेटा। सेक्शन बात कर रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल लोन लेता है फॉर परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये लोन कहाँ से ले रहा है बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो अगर 80EB की डिडक्शन लेनी है असेसी को तो उसे 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर 1, लोन जो लेगा असेसी वो लेगा फॉर द परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। नंबर 2, लोन जो सैंक्शन होगा असेसी का वो सैंक्शन होना चाहिए बिटवीन द पीरियड 1/4/2019 एंड 31 मार्च 2023। इसके बीच में ही लोन सैंक्शन होना चाहिए। लोन शुड बी सैंक्शन बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और स्पेसिफाइड NBFCs। लोन जो सैंक्शन करेंगी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेंगी जिसमें बैंक और NBFC शामिल है। ठीक है। असेसी शुड बी एन इंडिविजुअल, असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात आती है पीरियड ऑफ बेनिफिट की, तो यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है बेटा। जब तक रीपेमेंट नहीं हो जाती लोन की तब तक इंटरेस्ट की डिडक्शन इस सेक्शन में मिल जाएगी। पीरियड पर कोई लिमिट नहीं है, यानी मॉनेटरी लिमिट लगा दी गई होगी। आंसर इज यस, मॉनेटरी लिमिट लगी हुई है इंटरेस्ट के ऊपर। मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है वो है 1,50,000, उसकी डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी। नो डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन। इस सेक्शन में अगर डिडक्शन ले रहा है असेसी तो किसी भी सेक्शन में वो डिडक्शन नहीं ले सकता। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन ये बात करता है। ठीक है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेम है बेटा, बस एक पॉइंट ऐड किया गया है, NBFCs को ऐड कर दिया गया है।
a systematically important non-deposit taking NBFC, that is NBFC which is not accepting or holding public deposit and having total asset of not less than 500 crore as per the last audited balance sheet and is registered with RBI. दो तरह की NBFC को ऐड किया गया है, एनी डिपॉजिट टेकिंग NBFC और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC. उन दोनों NBFC को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऐड कर दिया गया है. ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में बेटा इतना ही करते हैं. तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास. अब आप करिए इसका रिवीजन. इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353. तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.